जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। आज हम 2 एंड 3 अप्रैल के जो एडिटोरियल्स है वो देखेंगे। जैसा कि हम हर अल्टरनेट डेज एनालिसिस लेते हैं और आप सभी का अच्छा खासा योगदान इसमें देखने को मिल रहा है। अल्टरनेट डेज के इसमें आपका वक्त जो है वो भी बच जाता है एंड आपकी एनर्जी जो है वो भी बच जाती है, क्योंकि अगर आप देखोगे 2 दिन के हिसाब से 4 से 5 एडिटोरियल जो है वो मैक्स टू मैक्स हमें देखने को मिलते हैं और एक साथ अगर हम कवर करते हैं तो ज़्यादा बेटर भी रहता है। चलिए शुरू करते हैं आज 2 एंड 3 अप्रैल के एडिटोरियल्स। यहाँ पर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ के लिए जैसे आप सभी को पता है पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए सबसे पहले यहाँ पर एक एमसीक्यू देखते हैं। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, उनका कोई स्टार कैंपेनर नहीं हो सकता है। सेकेंड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने यहाँ पर डिफाइन किया है स्टार कैंपेनर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। जो आचार संहिता होती है उसमें स्टार कैंपेनर जो है उसके बारे में डेफिनेशन जो है वो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा देखने को मिलती है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। तो अगर हम इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं तो देखिए 2 एंड 3 अगर हम देख रहे हैं तो 2 एंड 3 दोनों ही इंडियन एक्सप्रेस में एक भी एडिटोरियल काम का नहीं है। जी हाँ, एक भी एडिटोरियल काम का नहीं है। काफ़ी खुश होंगे आज, है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्सप्लेंड सीरीज में तो रेट कट अनकट ये हमें स्मॉल सेविंग्स के इसमें देखने को मिल रहा है। वही यहाँ पर जो अप्रैल फुल बनाया गया था सरकार के द्वारा। देन उसके बाद यहाँ पर कोविड डेटा जो है उसके बारे में। तो ये स्मॉल सेविंग जो है ये आपको बस पता है ना, स्मॉल सेविंग में क्या क्या आते हैं, किसान विकास पत्र ये सब, मतलब वो आपको थोड़ा पता रहना चाहिए, बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं, सेकेंड कोविड टेस्ट है ना, सेकेंड कोविड टेस्ट। अब देखिए एक द हिंदू में भी एडिटोरियल आया है सेकेंड वेव के बारे में। तो यहाँ पर कुछ ग्लिम्स इसके उसके मिक्स करके हम यहाँ पर एक एडिटोरियल जो है वो देखने वाले हैं। देन यहाँ पर हेल्थ वार्निंग्स ऑन लैंड। देखिए यहाँ पर जो लैंड रिफॉर्म्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। लैंड रिफॉर्म्स, लैंड से रिलेटेड डेटा ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूँ एक भी वीडियो आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्दी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लैंड रिकॉर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। लैंड होल्डिंग्स किस तरीके की है उसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि स्किल जो है वो सही ढंग से अवेलेबल नहीं है, मैन पावर अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बोल वचन उसमें किया गया है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द नेट जीरो एंड क्लाइमेट इनजस्टिस, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो अपना जो सही टारगेट है वो पूरा नहीं कर, क्लाइमेट चेंज वही पेरिस अग्रीमेंट, उसके डेवलप्ड कंट्रीज अपना टारगेट पूरा नहीं कर रही है। डेवलपिंग कंट्रीज कैसे करेगी, डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलप कंट्री की तरफ से टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, वही सारा बोल बच्चन देखने को मिलता है। देन उसके बाद प्राइवेट कैंपस पब्लिक सरेंडर, यहाँ पर अगर आप देखो कि कई सारे हैं ये, अगर आप देखो देन उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ वाला देखो, देन उसका अनरिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखो, मतलब मोस्ट ऑफ द अगर आप देखोगे तो राइट टू एजुकेशन एक्ट, देन उसके बाद कैंपस वाला, देन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में वही सारे एडिटोरियल जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से कुछ खास निकल कर भी नहीं आ रहा है। अगर हम ये वाला देखते हैं पुलिस नीड मेकओवर, इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। सचिन वाजे का जो केस चल रहा है मुंबई में, जो भी वो चल रहा है उसके बारे में सेपरेट वीडियो जो है वो भी अवेलेबल है, जो आप देख सकते हो, मेरे द्वारा बनाया गया है। तो उसमें फिर इन दी एंड जो है एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें बोला गया है क्या किया जा सकता है। तो यही बोला गया है ये एक बहुत अच्छा मौका है जहां हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए इस पर हमने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा सेट बनाया हुआ है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो कि पुलिस रिफॉर्म क्या क्या होने चाहिए? क्या आप मुझे बता सकते हो? जरूर ज़रूर बताइए। जो पुराने टाइम से देख रहे हैं, मुझे पता है कौन कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, उनके मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। देन यहाँ पर फेयरवेल मैडॉन, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी आरएसएस वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर कोविड री इन्फेक्शन ये वही है फिर से, है ना। तो मतलब देखोगे आप इतने कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स नहीं है। द हिंदू अगर हम देखते हैं तो दोनों के एक एक ही पेज आए हैं। इसमें से अगर आप देखोगे तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है जो एम्बेसडरशिप है। देन यहाँ पर ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला बेसिकली एक्ट के बारे में बात कर रहा है, वर्शिप वाला एक्ट के बारे में, इसे हम देखेंगे। देन मिसिंग साइंस ये वाला हम आर्टिकल देखेंगे। ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमें एडिटोरियल देखने को मिल रहे हैं। प्लस एक न्यूज़ आर्टिकल भी है, दादा साहेब फाड़के अवार्ड जो है वो रजनीकांत को दिया गया है, तो उससे भी हम दादा साहेब फाड़के अवार्ड को कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं। एमएम एकेडमी को डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। पहले 2 लेक्चर्स किसी भी सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेमो लेक्चर है, वो देखोगे तो आपको मजा आएगा। फिर उसके बाद आप प्लान को परचेस कर सकते हो। लोएस्ट प्राइजेस है, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है और आप लोगे तो मजा आ जाएगा। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में 1 साल का लेकर आप एंजॉय कर सकते हो। तो जरूर डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। चलिए चलते हैं एडिटोरियल्स पर।
तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं स्टॉप द एम्बेसडरशिप फॉर सेल। तो ये बेसिकली बात क्या कर रहा है? तो देखिए यहाँ पर जब हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि ये बात कर रहा है यूएस प्रेसिडेंट बिडेन जो है वो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ हाई लेवल पोस्ट जो है वो यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं। अब आप बोलोगे इसमें नया क्या है, हमारे यहाँ पर भी तो काफ़ी सारे हाई लेवल पोस्ट जो है यहाँ पर फिलअप किए जाते हैं। लेकिन जो डिफरेंस है वो हमें इस तरीके का देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो खुद से यहाँ पर जो पोस्ट है वो फिल करते हैं। जी हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो भी यहाँ पर हाई लेवल पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट जो है वो फिलअप की जाती है किसी न किसी एग्जाम के थ्रू होती है। जैसे कि यूपीएससी जो है वो आईएफएस आईएएस आईपीएस इस तरह एग्जाम जो है वो कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूएसए की, देखिए क्या है कि हमारे सिलेबस में एक चीज़ है जो बात करता है कंपैरिजन बिटवीन द टू कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसीलिए ये जो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट आती है कि वहाँ पर किस तरह की चीज़ें होती है और हमारे यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें होती है। यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन की जब हम बात करते हैं तो वो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ हाई लेवल पोस्ट जो है वो फिलअप कर रहे हैं। सीनेट जो है वो यहाँ पर वेरियस नेम जो है कंफर्मेशन के लिए वो यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। सीनेट आप सभी को पता है, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा है वहाँ पर भी हमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीनेट जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये किन को सिलेक्ट करते हैं, मोस्टली जो पार्टी को ज़्यादा चंदा देते हैं पैसे पे करते हैं उन्हें यहाँ पर हाई लेवल पोस्ट जो उसके लिए नॉमिनेट किया जाता है, उनके लिए सिलेक्ट किया जाता है। इसमें सीनेट जो उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो नाम तो दे देते हैं, देन उसके बाद सीनेट जो है वो यहाँ पर सारी चीज़ें देखते हैं, देन उसका नाम जो है फाइनलाइज किया जाता है। लेकिन मोस्टली जो प्रेसिडेंट नाम देते हैं उनमें से फाइनलाइजेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब इसी से एक जो टर्मिनोलॉजी है वो निकल कर आती है वो है स्पॉइल सिस्टम। अब स्पॉइल सिस्टम मतलब क्या है, सीधा आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्पॉइल सिस्टम मतलब क्या है। अब यहाँ पर जब हम स्पॉइल सिस्टम की बात करते हैं तो स्पॉइल सिस्टम को इसको पेट्रोनेज सिस्टम जो है ये भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्या कहा जाता है, पेट्रोनेज सिस्टम जो है ये भी कहा जाता है। बेसिकली एक प्रैक्टिस है जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी जो है जब वो कोई भी इलेक्शन जीत जाती है तो रिवॉर्ड देती है किसको, कैंपेन वर्कर्स को, फ्रेंड्स को एंड रिलेटिव्स को। इसमें हम नेपोटिज्म जो है क्रायनिज्म जो है वो लेकर आ सकते हैं, जो फेवरेटिज्म होता है ना, जिन लोगों ने ज़्यादा चंदा दिया है, जिन लोगों ने जो कैंपेन है उसमें ज़्यादा काम किया है तो उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनको हम गवर्नमेंट पोस्ट जो है उस पर यहाँ पर अपॉइंट कर देंगे जिससे कि वो भी खुश हम भी खुश अगली बार और दोनों खुश, है ना। मतलब बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये प्रमोट करती है, ये जो स्पॉइल सिस्टम है प्रमोट करती है फायरिंग ऑफ पॉलिटिकल एनिमीज। मतलब जो भी यहाँ पर पॉलिटिक्स जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी है उनके जो भी एनिमीज है उनको फायर कर देना एंड जो पॉलिटिकल फ्रेंड्स है उनको यहाँ पर हायर करना। तो ये कंप्लीटली हमें जो नेपोटिज्म है जो फेवरेटिज्म है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कंप्लीटली अपोज करती है मेरिट सिस्टम को। ये मेरिट सिस्टम क्या है कि जो लायक होगा, जो किसी न किसी कसौटी से गुजर कर जो हमें पता चले कि हाँ ये लायक है उसको हम वहाँ पर बिठाते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है कंप्लीटली इसके अपोजिट हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इश्यूज अगर हम देखते हैं इस सिस्टम के तो क्या है, सबसे मेन इशू तो यही है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है यूनाइटेड स्टेट्स के वो एम्बेसडर्स को अपॉइंट करते हैं जिन्होंने बिग फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो है पार्टी को दिया है। मतलब ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक हमें देखने को मिलता है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के उनके जो फेवरेट लोग रहेंगे उन्हीं को यहाँ पर हाई लेवल पोस्ट जो है उस पर यहाँ पर रखा जाएगा। अब यहाँ पर सॉलिड बैकिंग जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी इसको मिलती है। मतलब अगर आप देखोगे तो क्या यूएस संविधान में ऐसा दिया हुआ है, क्या ये संविधान के अगेंस्ट में जाके ऐसी कोई चीज़ें कर रहे हैं, तो संविधान में ही दिया गया है। आर्टिकल 2 अगर हम देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। आर्टिकल 2 उसका सेक्शन 2 अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ऑफिसर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। हमारे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो जो भी ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जो उनकी सिग्नेचर उनके अपॉइंटमेंट पर लगती है। तो क्या हमारे यहाँ पर भी सेम सिस्टम है? नहीं, यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रेसिडेंट होल सोल अथॉरिटी है। जैसे हमारे यहाँ पर एग्जाम्स ली जाती है, अलग अलग कमीशन हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं, वो भी संवैधानिक कमीशन है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, ये संवैधानिक कमीशन है, संवैधानिक बॉडी है जिसका जिक्र हमें आर्टिकल्स में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आर्टिकल 2 सेक्शन 2 जो है सीधा बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर अपॉइंट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिसर को। कैसे, तो यहाँ पर एडवाइस एंड कंसेंट जो है सीनेट का वो यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है। मतलब बेसिकली आप देखोगे प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर
सिलेक्शन जो है नॉमिनी का, उसके लिए काफ़ी अच्छा खासा रोल जो है वो यहाँ पर प्ले करते हैं। सीनेट यहाँ पर फ्री होता है कि वो एडवाइस कंसेंट जो है उसे चूज करता है या नहीं करता है। सीनेट जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जाता है, यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशंस है नॉमिनीज के वो देखता है। पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आता है तो वो यहाँ पर बताता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो हो सकता है कि हम इनको अपॉइंट ना कर पाए। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कंपैरेटिव वे में इंडियन वे क्या है, इंडिया में यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया जो है वहाँ पर हमें ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम जो है पॉलिटिकल एम्बेसडर्स को अपॉइंट करने की वो देखने को मिलती है। अर्ली ईयर्स में अगर हम देखते हैं, पहले महाराजा जो है उनको सेवरल पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता था। बाद में अगर हम देखते हैं तो पॉलिटिशियंस जो है उनको अब्रॉड भेजा जाता था, मतलब केप्ट अवे फ्रॉम द कंट्री, है ना। तो उनको यहाँ पर क्या किया जाता था, जाओ भाई आप बाहर जाओ, वहाँ पर कुछ वार्तालाप करो, वहाँ पर जो दूसरे देश है उनके साथ हमारी दोस्ती जो है उसको अच्छा बढ़ाओ, ये हमें वहाँ पर देखने को मिलता था। अभी अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है उनके काफ़ी सक्सेसफुल पॉलिटिकल एम्बेसडर्स भी रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो आईएफएस सर्विस जो होती है उसके थ्रू यहाँ पर एम्बेसडर्स हमें देखने को मिलते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस की जब हम बात करते हैं तो यूपीएससी का जिक्र जो है वो तो ज़रूर होना ही चाहिए। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो यहाँ पर रिक्रूट करती है इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए। इसमें जो एग्ज़ाम है आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स होती है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर सिलेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब एक जो बंदा है वो पूरी कसौटी से यहाँ पर गुजरता है, तब जाकर उसका सिलेक्शन हमें देखने को मिलता है। एंड वो अलग अलग पोस्ट के लिए, आईएएस के लिए हो सकता है, आईपीएस के लिए हो सकता है, आईएफएस के लिए, आपकी एक तो जो भी आपने प्रायोरिटीज़ भरी है उस बेसिस पर भी, प्लस आपका जो रैंक आया है उस पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पॉलिटिकल एम्बेसडर्स इंडिया के कौन कौन से रहे, कभी कभार आपको लिखने के काम आ सकते हैं। ये जो नाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई के गुजराल, ये आप सभी को पता होगा, डॉक्ट्रिन हमें देखने को मिलती है। डीपी धार एंड शिलवनकर, ये हमें एम्बेसडर जो है मॉस्को के लिए वो देखने को मिलते हैं। एक जो है वॉशिंगटन के लिए नरेश चंद्र। तो ये कुछ नाम जो है आपको पता रहने चाहिए, बाकी जो है बाकी आप सभी के सामने है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलती है इस आर्टिकल के थ्रू। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं मिसिंग साइंस पिलर इन द कोविड रिस्पॉन्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आर्टिकल जो है बेसिकली ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, ये देखिए। अभी अगर आप देखोगे तो रिसेंट टाइम्स में हमारे यहाँ पर जो शार्प इंक्रीज है नए केसेस का, नए डेथ का, वो हमें देखने को मिल रहा है कोविड के वजह से, जिसे हम सेकेंड वेव भी कह रहे हैं। सेकेंड वेव बेसिकली कहा किसको जाता है, तो ये अगर हम एक ग्राफ निकालते हैं जिसमें यहाँ पर टाइमिंग जो है वो दिया हुआ है, टाइम, एंड यहाँ पर हमें नंबर ऑफ केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वेव क्या थी, जहाँ पर नंबर ऑफ केसेस जो है सडनली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राइज हमें देखने को मिले, एंड फिर उसके बाद जो नीचे जो केसेस है वो नीचे जाते हुए हमें देखने को मिले हैं। अब क्या हुआ है, अब सेकेंड वेव देखने को मिली है जो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, जो काफ़ी स्टीप है और इस तरीके से गई है। अब ये जो वेव है ये कहाँ जाकर रुकेगी वो यहाँ पर बता नहीं सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं सेकेंड वेव। ये थी फर्स्ट वेव, ये हमें सेकेंड वेव जो है वो देखने को मिल रही है। काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पर फर्स्ट वेव देखने को मिली, सेकेंड वेव भी देखने को मिली, एंड थर्ड वेव जो है वो भी देखने को मिल रही है। तो इसलिए काफ़ी जगहों पर जो लॉकडाउन है यूरोपियन कंट्रीज में वो भी लगाए गए हैं। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में ये जो केसेस है काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं। खासकर अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर महाराष्ट्र में लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। इनफैक्ट अगर हम नाइट कर्फ्यू जो है वो तो पूरे महाराष्ट्र में लगाया गया है, मतलब रात को 8 बजे से लेकर तो सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जो है वो रहता है, जहाँ पर कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। प्लस जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनके तरफ से भी, जैसे कि अमरावती हो गया, नागपुर हो गया, पुणे हो गया, तो इन लोगों ने भी यहाँ पर जो लॉकडाउन है वो लगाए हुए हैं, जहाँ पर आप बाहर जो है वो नहीं निकल सकते हो। तो इस तरीके के लॉकडाउन जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। प्लस यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल महाराष्ट्र जो है उसमें भी यहाँ पर लॉकडाउन लगाने की जो बात है वो की जा रही है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर सेकेंड वेव देखने को मिल रही है जहाँ पर केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और उसी सिलसिले में यहाँ पर ये जो आर्टिकल इसमें बात की जा रही है। अब क्यों हो रहा है, तो स्प्रेड ऑफ वेरिएंट्स। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल कर आती है, ये जो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, ये जो वेरिएंट है ओरिजिनल से जो निकलता है उसके वजह से यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है म्यूटेशन। म्यूटेशन आप सभी को पता होगा, हमने पहले भी देखा हुआ है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक वायरस है, अगर वो एक के शरीर से दूसरे के शरीर में जा रहा है तो अपने आप को म्यूटेट करता है, वो चेंज करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है, वायरस चेंज होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे म्यूटेशन जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसके स्प्रेड होने की क्षमता जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो कम डेडली होता जाता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो स्प्रेड होने के लिए सबसे एक मूल कारण जो है वो बताया जा रहा है म्यूटेशन का,
कि वो म्यूटेट हो रहा है, इस वजह से काफ़ी तेज़ी से अब सेकेंड वेव जो है उसमें ये स्प्रेड हो रहा है। दूसरा जो बताया जा रहा है वो है कि हमने यहाँ पर सोच लिया था, थिंकिंग हमारी हो गई थी कि हमने हर्ड इम्यूनिटी जो है वो अटेंड कर ली है। हर्ड इम्यूनिटी अटेंड करना मतलब क्या है? मतलब यह है कि अब मोस्ट ऑफ द लोग जो है उनके शरीर में एंटीबॉडीज आ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो इन्फेक्ट हो चुकी है एंड वो रिकवर्ड हो चुकी है। जब वो रिकवर्ड हो गई है तो उनके शरीर में एंटीबॉडीज जो है वो कम्प्लीटली आ चुके हैं। जब एंटीबॉडीज आ चुके हैं तो अब यहाँ पर क्या है, खुले मास्क से घूमो, खुले मुंह से घूमो, मुंह घर पे छोड़कर बाहर घूमो, कैसे भी यहाँ पर घूमो, क्या ही फर्क पड़ रहा है? घर पे आ रहे हैं, हाथ मत धो, वही हाथ जो है उसी हाथ से खाना खाओ, है ना? तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर बोला जा रहा है सेकेंड भी रीज़न, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो फर्स्ट रीज़न जो है म्यूटेशन का, ये काफ़ी लॉजिकल यहाँ पर साबित होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या बेसिकली क्या होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो डेटा है वो यहाँ पर डिसीजंस को गाइड करना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या होना चाहिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल कर आती है कि इंडिया ने यहाँ पर इंक्रीज करना चाहिए क्या, क्वांटिटी, क्वालिटी, पब्लिक अवेबिलिटी, एक्चुअल डेटा की, जो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है उसमें यहाँ पर गाइड कर पाए। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों के सामने चीज़ें हैं ही नहीं। लोगों को जैसे वो है ना कि इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, उस तरीके की यहाँ पर चीज़ें हो रही है कि हो ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है यार, एक्चुअल डेटा क्या है, कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं, कितने लोग क्या है। अभी कुछ दिन पहले, अभी कल की ही बात है, मैं जो कलेक्टर है पुणे के, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने लॉकडाउन जो है उसकी घोषणा की, और लॉकडाउन इन द सेंस कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक रहेगा उस तरीके से। एंड उसमें उन्होंने कहा कि टोटल अडल्ट जो है, अडल्ट जिनको वैक्सीनेशन जो है वो दिया जा रहा है, तो टोटल अडल्ट अगर हम देखते हैं तो समझ लीजिए कि 23 से लेकर 25 लाख तक हमें देखने को मिलते हैं। तो मतलब अगर आप देखोगे तो लगभग उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो 28 लाख तक उनकी तरफ से बोला गया था। तो मतलब आप समझ सकते हो कि अगर 1 लाख भी रोज की वैक्सीनेशन दी जा रही है, सिर्फ अडल्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर 1 लाख भी वैक्सीनेशन दी जा रही है तो 28 दिन, 1 महीना तो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन को लगेगा, सिर्फ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को लगेगा। तो ऐसे सोचिए कि टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना? ओवरऑल इंडिया में देखिए कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो मतलब कितना वक्त यहाँ पर जा सकता है, कितना वक्त यहाँ पर लग सकता है, अगर एवरेजली हम एक एक लाख वैक्सीनेशन जो है वो दे रहे हैं। इसलिए कुछ ही हफ्तों पहले हमने एक आर्टिकल देखा था जिसमें ये कहा गया था कि जो वैक्सीनेशन है सिर्फ एक एक लाख हर रोज़ की दी जा रही है, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, 1 मिलियन तक लेकर जाना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर चीज़ें जो है ज़्यादा सॉर्ट आउट हो सकती है। और आने वाले 6 से 7 महीनों में जो कोर वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे कि जो जिनको कुछ डिसीज़ है, या फिर जो अडल्ट्स है, या फिर अगर कोई दिव्यांग है, तो उनको यहाँ पर अगर वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है तो जो वल्नरेबल है उनको यहाँ पर बचाया जा सकता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेटली एक्सपांडेड सीक्वेंसिंग ऑफ वायरल जीनोम, ये हमें यहाँ पर करना चाहिए। ये क्या, कैसे रीप्रोग्रामिंग जो सीक्वेंसिंग है वो यहाँ पर होती है इंडियन एकेडमिक एंड कमर्शियल लेबोरेटरीज में, तो वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। बेटर रिपोर्टिंग जो है कोविड डेथ की, वो यहाँ पर होनी चाहिए एज के थ्रू। यहाँ पर जो सेक्स है, सेक्स इन द सेंस जो जेंडर है ना, उसके बारे में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन, हमारे पास यहाँ पर डेटा रहना चाहिए। हमें पता ही नहीं है कि कितने लोग जो है डेथ जो है वो कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा हो रही है। अलग अलग सर्वे निकल रहे हैं, ठीक है, जो ऑथराइज्ड सोर्स है उसके जरिए हमें यहाँ पर प्रॉपर रिपोर्टिंग जो है वो मिलनी चाहिए। फार लार्जर एंड बेटर सेट ऑफ सीरियल सर्वे ये यहाँ पर रिक्वायर्ड है। नहीं तो क्या है, आड़े टेढ़े कोई भी आ रहे हैं, अनसंड आ रहे हैं, बोल रहे हैं सर्वे हमने किया है, 10 लोगों को यहाँ पर सर्वे करते हैं, 10 लोगों के सर्वे पे बताते हैं कि यार हर्ड इम्यूनिटी हो गई है, वाह यहाँ पर इंडिया जो है अब में कोई नहीं मरेगा, इंडिया अब सब अमरूद ये हो गए हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि प्रॉब्लम्स जो है और ज़्यादा क्रिएट करती है। इससे क्या होता है, इल्यूजन जो है लोगों के मन में वो फैलता है, और फिर लोग जो है बिना मास्क के घर के बाहर जो है वो निकलना शुरू कर देते हैं। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन यहाँ पर हमें जो पॉपुलेशन है ना, जो यहाँ अफेक्ट नहीं हो रही है वो जगह को समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 इन्फेक्शन एंड डेथ लेवल जो है थाईलैंड में, वियतनाम में रिमार्केबली लो है। तो वो वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है उसके पीछे, तो वो यहाँ पर समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देन उसके बाद अडल्ट वैक्सीनेशन प्लान जो है वो यहाँ पर, जैसे कि चिल्ड्रन वैक्सीनेशन प्लान लाया गया है, उसी तरीके से यहाँ पर ये जो चीज़ है ये भी लाई जानी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्टिवली यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए लॉन्चिंग ऑफ नेशनल अडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जिससे क्या है जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो यहाँ पर जल्द से जल्द जो वैक्सीनेशन है उसके थ्रू यहाँ पर अच्छी हो सकती है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है।
आइए हम यहाँ पर बात करते हैं एन एक्ट ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। अभी देखिए ये वाला अगर हम एडिटोरियल देखते हैं तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है मार्च 29 2021 के एडिटोरियल का। मतलब अभी अगर आप देखोगे तो 3 अप्रैल है ना, लेकिन ये वाला जो एडिटोरियल था मार्च 29 द हिंदू में आया हुआ, इसमें एडिटोरियल का नाम था नीडलेस रिसर्जक्शन ऑफ अ बरीड इशू। तो ये जो है ये एडिटोरियल पे यहाँ पर वार्तालाप जो है वो की जा रही है, मतलब गड़े मुर्दे जो है वो उड़ाए जा रहे हैं। यहाँ पर हम जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल एजेंडा को हम थोड़ा दूर रखेंगे। इसमें अगर हम देखते हैं थोड़ा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में हमें यहाँ पर समझ में क्या आता है, बैकग्राउंड में यहाँ पर समझ में आता है कि 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, जो लेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राजन गोगोई। तो इसमें जो एम सिद्दीक एंड महंत सुरेश दास, प्रॉपरली जिसे राम जन्मभूमि टेम्पल केस जो ये भी कहा जाता है, इसमें अपहेल्ड किया उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। तो अब ये जब अपहेल्ड किया है तो ये एक्ट जो है इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए। तो इस एक्ट के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, प्लस यहाँ पर एक डॉक्ट्रिन जो है उसे भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जब हम एक्ट की बात करते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये आती है प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट। प्रीएम्बल क्या है इस एक्ट का? प्रीएम्बल हमें देखने को मिलता है एन एक्ट टू प्रोहिबिट conversion of any place of worship and to provide for the maintenance of religious character of any place of worship as it existed on the 15th day of August 1947 and for matters connected therewith or incidental thereto। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। बेसिकली इसका मतलब जो है वो अगर देखा जाए तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो कन्वर्जन है किसी भी वर्शिप के प्लेस का, मतलब कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, कोई चर्च हो, तो ये जो रिलीजियस प्लेस है, वर्शिप के प्लेस है, इनका कन्वर्जन जो है उसको प्रोहिबिट करता है, उसको यहाँ पर रोकता है। मतलब कोई अगर टेम्पल है उसको अगर किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल ना ना नहीं कर सकते हो। देन यहाँ पर जो मेंटेनेंस है रिलीजियस कैरेक्टर का किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के, उसके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाता है। जो 15th डे ऑफ अगस्त 1947, अब 15th डे ऑफ अगस्त का को लिखने की जरूरत है, 15th अगस्त भी लिख सकते थे, है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और अच्छी तरीके से समझेंगे हम आगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लॉ जो है वो क्या कहता है, लॉ यहाँ पर बोलता है, यहाँ पर पास किया गया था 1991 में, ये यहाँ पर मेंटेनेंस जो है रिलीजियस कैरेक्टर का, प्लेस ऑफ वर्शिप का, वो यहाँ पर सीख करता है। ठीक है, यहाँ पर मेंटेन करता है रिलीजियस कैरेक्टर, कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप अगर है उसका मेन कैरेक्टर क्या है, रिलीजियस कैरेक्टर है ना, वो यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पर बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर एक्सेप्ट दिया गया है केस ऑफ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट, ये ऑलरेडी यहाँ पर कोर्ट में जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। इसमें अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कई सारे हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन अगर हम देखते हैं तो इसमें सेक्शन 3 एंड 4 देखने को मिलता है। रिलीजियस कैरेक्टर जो है प्लेस ऑफ वर्शिप का वो कंटिन्यू रहेगा, जो कि अगस्त 15 1947 को था। मतलब यहाँ पर जो कैरेक्टर था रिलीजियस प्लेस के वर्शिप का, वही कैरेक्टर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब आज यहाँ पर कोई अगर रिलीजियस प्लेस है उसको आप अगर कोई रेस्टोरेंट में तब्दील करना चाह रहे हो, वो नहीं करोगे। कोई भी यहाँ पर कन्वर्जन जो है वो देखने को नहीं मिल सकता है रिलीजियस डिनोमिनेशन का किसी और डिफरेंट डिनोमिनेशन या सेक्शन में। ठीक है, अगर उसका रिलीजियस डिनोमिनेशन है तो किसी और डिनोमिनेशन में उसका कन्वर्जन जो है वो यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 4(2) जो है, इसमें जितनी भी सूट्स, जितनी भी अपील, जितनी भी प्रोसीडिंग्स, ठीक है, यहाँ पर जो चल रही थी उसको यहाँ पर खारिज कर दिया जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पर सूट्स हो रहे हैं, अपील्स हो रही है, प्रोसीडिंग्स हो रही है, उसको खारिज कर दिया जाएगा। तो किसके बारे में? यहाँ पर जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसके कैरेक्टर को चेंज करने के लिए, जो कि पेंडिंग है ऑन 15 अगस्त 19 में, ये यहाँ पर अबेटेड रहेंगे व्हेन द एक्ट कमेंसेस। कोई भी फ्रेश प्रोसीडिंग जो है वो यहाँ पर नहीं ली जाएगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब एग्जम्पशंस, यहाँ पर एग्जम्पशन क्या है, जैसे अभी हमने देखा है राम जन्मभूमि, है ना, सेक्शन 5 जो है वो एग्जाम करता है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद। ठीक है, तो इसको एग्जाम करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपोजिशन क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे जो PIL है वो भी दाखिल किए गए हैं, तो बेसिक अपोजिशन क्या है? देखिए, सेंटर जो ऐसा बोला जाता है, सेंटर जो है उसके पास यहाँ पर पावर नहीं है लेजिस्लेट करने की। सेंटर के पास यहाँ पर रिलीजियस चीज़ है, उसको लेजिस्लेट करने की यहाँ पर पावर नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। किस किस को? पिलग्रिमेजेस को, बरियल ग्राउंड्स को, है ना। क्यों? क्योंकि ये अंडर द स्टेट लिस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टेट लिस्ट जो है उसके अंडर में देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको कोई भी अथॉरिटी नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर ये कहती है कि भाई साहब रुको ज़रा, रुको, आप यहाँ पर 3 लिस्ट की बात कर रहे हो ना, हमारे यहाँ पर
ठीक है, यूनियन लिस्ट है हमारे यहाँ पर, ठीक है, स्टेट लिस्ट है, प्लस हमारे यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट भी है, बराबर है। अब यहाँ पर आप बात कर रहे हो कि ये जो चीज़ें हैं ये स्टेट लिस्ट में दी है, तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो रेसिडरी पावर है हमारे पास, रेसिडरी पावर वेस्टेड रहती है यूनियन लिस्ट की में, मतलब यूनियन के पास, क्योंकि कोई भी लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो वो पावर रहती है किसके पास, वो पावर रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर बोल रही है कि भैया रेसिडरी पावर तो हमारे पास है अंडर एंट्री 97 अगर हम देखते हैं, इसलिए आपको निश्चिंत रहना है, बिल्कुल यहाँ पर कोई भी घपला नहीं हुआ है, हमारे पास कोई सारी अथॉरिटी है। अब लॉ जो उसको चैलेंज क्यों किया गया है, यहाँ पर अगर हम चैलेंज देखते हैं क्यों किया गया है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है अश्विनी उपाध्याय का। उन्होंने यहाँ पर चैलेंज किया है कि ये सेक्युलरिज्म जो है उसको यहाँ पर वायलेट करता है। किसको वायलेट करता है, जो सेक्युलरिज्म है उसको यहाँ पर ये वायलेट करता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट तो है कट ऑफ डेट जो है 15 अगस्त 1947, ये यहाँ पर आर्बिट्री है, इर्रेशनल है और रेट्रोस्पेक्टिव है, मतलब ही नहीं है क्या यहाँ पर दिया गया है, ये तो ज़बरदस्ती थोपी जा रही है ना। ये प्रोहिबिट करता है हिंदूज को, जैन्स को, बुद्धिस्ट को, सिख्स को कि वो यहाँ पर कोर्ट को अप्रोच कर सके टू रिक्लेम देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और उनको रिक्लेम करना है ना। मतलब समझ लीजिए यहाँ पर कट ऑफ डेट जो है वो यहाँ पर ये डाली गई है। लेकिन अगर सोचिए कि यहाँ पर इससे पहले अगर किसी का कुछ छीना गया है, कुछ किया गया है, तो फिर उसका क्या, है ना, उसका क्या। अभी अगर आप देखोगे तो कई साल पहले अगर समझ लीजिए कोई टेम्पल है, ठीक है, उसका अगर डिमोलिशन किया गया है, उसके जगह पर किसी और चीज़ के लिए डाला गया है, तो ये 15 अगस्त 1947 पर वो टेम्पल नहीं था, है ना, उसकी वो तो किसी चीज़ और चीज़ के लिए जो इस्तेमाल किया गया वो है, इसको कैसे रिक्लेम किया जाएगा। या फिर कोई मस्जिद है, उसको अगर डिमोलिश किया गया है 15 अगस्त 1947 के पहले, एंड देन उसके बाद उसको अगर किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर ये कैसे रिक्लेम किया जाएगा, है ना। इसमें एक्सेप्शन इसलिए जो राम जन्मभूमि है उसको डाला गया ना कि बहुत पहले बाबरी के टाइम पर वो हुआ है, इस मतलब 15 अगस्त 1947 जो है उस टाइम पर अगर देखा जाए तो कुछ और चीज़ थी, लेकिन इसको यहाँ पर एक्सेप्शन रखा गया है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी है वो निकल कर आई है, और यहाँ पर अश्विनी जो है उनके द्वारा ये सारी चीज़ें बोली जा रही है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, राम जन्मभूमि का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर एक्सेप्शन करने के लिए एक लॉजिक भी लगता है। कैसा लॉजिक लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, जो बाबरी है उसके द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसने यहाँ पर टेम्पल को डिमोलिश किया, है ना। तो मतलब अगर आप देखोगे तो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर दूसरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाई गई है, तो यहाँ पर बेसिकली मुद्दा है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का ही। बेसिकली मुद्दा किसका आ रहा है, एक डिनोमिनेशन से दूसरी डिनोमिनेशन में कन्वर्जन जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसका होटल में कन्वर्जन किया गया। एक डिनोमिनेशन से दूसरी सेम डिनोमिनेशन है, रिलीजियस का ही रिलीजियस इसमें है, लेकिन यहाँ पर दो रिलीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, वो यहाँ पर हमें चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर डॉक्ट्रिन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, डॉक्ट्रिन किस चीज़ की है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैसस ओमिसियस। कैसस ओमिसिस ये क्या है, देखिए अलग अलग डॉक्ट्रिन्स होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, हम लेके आएंगे एक वीडियो में MM एकेडमी ऐप पर। मीनिंग अगर हम देखते हैं इसका, तो मीनिंग क्या है, मीनिंग बेसिकली है ओमिसिस मतलब केस ऑफ ओमिशन, है ना। ओमिसिस मतलब क्या है, केस ऑफ ओमिशन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी लेजिस्लेचर जो है कोई चीज़ लेकर आती है, लॉ लेकर आती है ना। जो लेजिस्लेचर उसका काम क्या है, हमारे यहाँ पर तीन बॉडीज़ हैं, एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव, एंड तीसरी हमारी जुडिशरी देखने को मिलती है। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब क्या है कि यहाँ पर इनका काम है जुडिशरी का, लेजिस्लेचर का, कि आप लेजिस्लेट करो लॉज को। जुडिशरी का काम है वो कानून तौर पर है या नहीं, अगर नहीं है तो उसको स्ट्रक डाउन करो। अब देखिए यहाँ पर कैसा है कि लेजिस्लेचर जो है, अब जुडिशरी अगर इंटरप्रेट करने लग जाएगी हर चीज़ को तो प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो ये इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे केसेस ऑफ ओमिशन जो है वो यहाँ पर निकल कर आता है, मैटर विच शुड हैव बीन प्रोवाइडेड इन द स्टैट्यू कैनॉट बी सप्लाइड बाय द कोर्ट। एक स्टैट्यू क्या है, ये एक विल ऑफ सोवन लेजिस्लेचर है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फंक्शन। मतलब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट जो है उनका एक सोवन फंक्शन है जिससे गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, वो एक उसे हम कह रहे हैं स्टैट्यूट। ठीक है, वो यहाँ पर जो स्टैट्यूट है वो जो गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, तो वो कोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेगी। कोर्ट यहाँ पर उस चीज़ को इंटरप्रेट नहीं करेगी। इंटरप्रिटेशन जो है कोर्ट का वो तब रहना चाहिए जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, जब कोई समस्या अराइज हो रही हो, जब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तब कोर्ट के द्वारा इंटरप्रिटेशन अगर दिया जा रहा है तो बात अलग है ना। तो मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो ओमिशन है, केस ऑफ ओमिशन की नहीं यार इसको ओमिट कर दो, यहाँ पर बंद कर दो, ये तो है ही नहीं है, खत्म कर दो, ये सप्लाई नहीं किया जाता है बाय कोर्ट ऑफ जुडिशियल इंटरप्रेटिव प्रोसेस। मतलब यहाँ पर कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है वो अगर गलत आता है तो उसको ओमिट कर देना, ये यहाँ पर सही साबित नहीं होता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है।
तो अब यहाँ पर आपको पूरा एडिटोरियल जो है सही तरीके से एक्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। आइए हम यहाँ पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में न्यूज़ में आ गया है। न्यूज़ में क्यों आया है तो उसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया है प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड रजनीकांत के लिए। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है एज एन एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए स्क्रिप्ट राइटर, इसके लिए उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है वो भी निकल रही है। काफ़ी न्यूज़पेपर में द इंडियन एक्सप्रेस भी अगर हम देखते हैं तो उसमें एडिटोरियल निकल कर आ रहे हैं कि यहाँ पर वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं, लेकिन टाइमिंग जो है वो सही नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं ये हमारे लिए पॉलिटिकल एजेंडाज जो है वो काम के नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्या है, इस पर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अवार्ड के बारे में देखते हैं, अबाउट द अवार्ड, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो अवार्ड है ये इंस्टीट्यूट किया गया 1969 में। ठीक है, हाईएस्ट ऑनर है आर्टिस्ट के लिए इंडियन सिनेमा में। कोई भी अगर इंडियन सिनेमा में काम कर रहा है तो उनके लिए हाईएस्ट ऑनर जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये पार्ट है नेशनल फिल्म अवार्ड्स का। देखिए एक एक पॉइंट जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और माइंड मैप के जरिए आपको काफ़ी आसानी से याद भी रहेगा और रिवीजन करने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो इसलिए पीडीएफ जो है वो आप टेलीग्राम से ज़रूर ले लीजिएगा। देन उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये प्रेजेंट जो है वो किया जाता है एन्युअली। एन्युअली यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फर्स्ट रेसिपिएंट अगर हम देखते हैं तो वो थी देविका रानी। एंड यहाँ पर अगर आप देखते हो इसमें क्या क्या आता है, एक स्वर्ण कमल आता है, गोल्डन लोटस, कैश प्राइज आता है 10 लाख का, सर्टिफिकेट आता है, सिल्क रोल आता है और एक शॉल आती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसमें अगर हम देखते हैं जिनके नाम पर ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है, दादा साहेब फाल्के अगर हम देखते हैं तो इनके बारे में अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है पायनियर है फिल्म मेकर्स। ठीक है, मतलब इनके द्वारा यहाँ पर जो मूवी है, फर्स्ट फिल्म है, वो यहाँ पर दी गई राजा हरिश्चंद्र 1913 में। अवार्ड जो है इनके नाम पर हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल गई होगी। जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से ले सकते हो, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।